नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक फिर से उठा रहे हैं। उसी चैप्टर में मिलेगा आरआरबी भोपाल 1995। देखिए, है तो प्रश्न 10-12 ही, लेकिन 10-12 से देख रहे हैं हम लोग कम से कम 100-150 प्रश्न पूरा निकल जाता है। तो आप लोग अच्छा से सुनते रहिएगा। जो सवाल डॉट लगे उसको आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के थ्रू हम उत्तर उसको दे देंगे। देखिए, पहला सवाल है कि पानीपत का दूसरा लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो पानीपत की 3 लड़ाई हुआ है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तब उसको पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले मेरे साथ लिख लीजिए, देखिएगा। पानीपत का प्रथम लड़ाई, प्रथम युद्ध, ये 1526 में है ना। और किसके बीच भाई? तो इब्राहिम, कल इसको ऐसे देखे थे हम लोग, लोदी तथा बाबर के बीच, है ना। फिर लिखेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ अकबर तथा हेमू के बीच। हेमू 1556 में, है ना। फिर देखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध, ये डेट याद होना चाहिए, 1761 ईस्वी में। एडी मतलब ईस्वी समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर देता है भाई कि किसके किसके बीच हुआ था, बीच। अब इसकी पूरी कहानी थोड़ा सा बतावेंगे, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए। तब लिखिएगा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। देखिए कैसे कैसे लड़ाई हो गया था, इसको बतावेंगे। अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली डाल लेते हो, तथा मराठों के बीच। अच्छा, इसमें मराठों तो हमेशा आप लोग पढ़े होंगे कि अफगान का युद्ध जो ये तृतीय युद्ध हुआ था, सिर्फ अफगान शासक इसको और मराठा। तो मराठा में 2 का नाम याद रखना है जो सेनापति थे। एक था सदा शिवराव, यही लड़ रहा था, प्लस एक और था विश्वास राव। थोड़ा सा इसका कारण देख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। कारण, क्या कारण था भाई? इसको थोड़ा सा कारण लिख लीजिएगा। हाँ, इसको लिखेगी अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में तैमूर को अपना प्रतिनिधि बनाया था, लेकिन मराठों ने इसको हटाकर अपना प्रतिनिधि घोषित किया, मतलब बनाया। अब इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। अब पूरी कहानी है इसकी, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिख भी लीजिए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा सुनते हैं। इसमें कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी और बाबर। कल भी देखे थे कि अफगान वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, उसका बेटा हुआ कौन भाई? सिकंदर लोदी। और लास्ट में जो था सो कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो ये अंतिम शासक था लोदी वंश का। अब बाबर जब यहां पर भारत पर आक्रमण करता है तो यही लड़ाई लड़ता है किसके साथ? लोदी के साथ, ठीक है ना। यही बोलाता है, पहले लोदिये बोलाया था, फिर लास्ट में बाबर और लोदिये के बीच पूरा युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में आप देखिएगा कि ये हार जाता है, ऐसे कटकुट मतलब हार गया, ठीक है।
और ये जीत जाता है और भारत में एक नया वंश मुगल वंश आता है। कौन वंश आता है? मुगल वंश। बोलिएगा अभी। अब समझिएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध क्यों हुआ भाई, पहले ये समझिए। कह रहे पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू का बीच हुआ था। रियल में देखा जाए तो बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। हुआ ये कि बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसका नाम पता होगा, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं, ठीक है ना। तो जब 1556 में उसका मृत्यु हो जाता है दिल्ली में, तो ये था हेमू जो था से अफगान शासक था। बोला कि साला ये तो बढ़िया अच्छा चांस है भाई, अगर इस पर पूरा दिल्ली पर आक्रमण करके हम कब्जा कर लेंगे तो फिर से अफगान वंश का स्थापना हो जाएगा। तो जैसे ही हुमायूं मरता है तो ये हेमू जो है, हेमू दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। तो इसकी खबर अकबर को जाता है। अकबर उस समय पंजाब में था, वही का गवर्नर था। उसका संरक्षक जो था सिर्फ बैरम खां था। बैरम खां को पता चला कि इसका बाप मर गया है और दिल्ली पर आक्रमण हो चुका है, इसको बचाना बड़ी जरूरी है। तो जल्दी जल्दी क्या किया बैरम खां, एक ऐसा ही मिट्टी का सिंहासन बनाया और अकबर को राज सिंहासन कर दिया, भाई राजाभिषेक करवा दिया। और मात्र जानते हो उस समय 13 साल का था। आजकल के बच्चा 13 साल में कार शासन चलता है, कैसे चलता है कोई पता चलेगा? बताइए आप ही। तो 13 साल की अवधि में अकबर राजाभिषेक उसका हो जाता है। तो इधर देख रहे हैं कि बड़ा स्थिति दिल्ली में खराब था। हेमू जो था से पूरा दिल्ली वाला एरिया को एकदम रौंद रहा था। उधर अकबर जो था, अकबर का राजाभिषेक हो गया, ठीक है। तो अकबर उधर से आता है और बैरम खां पूरा अपनी सेना लेके आते हैं और दिल्ली में मतलब पानीपत में, हरियाणा वाला पानीपत में, और पूरा घना घोर युद्ध दोनों में होता है। अंत में सॉरी, अब देखिए मान ली अकबर तो 13 साल का था, वो बचवा कहाँ लड़ेगा भाई। मेन जो इसका नेतृत्व कर रहा था सिर्फ बैरम खां कर रहा था, उसका संरक्षक था, उसका पिता था, अभिभावक वही सब था, गुरु वही था। तो पूरा दोनों में लड़ाई होता है, देख ही रहे आप, लड़ाई हो रहा है, पूरा हो रहा है, ठीक है ना। अंत में हेमू की हार हो जाती है। बड़ा वीरता के साथ लड़ा था वो, मत कहो। और जब इसमें लड़ाई होता है, मतलब कि अंत में हार हो जाती है, तो हेमू को पकड़ लिया जाता है और उसको अकबर के सामने पेश किया जाता है कि जहां अपना आप जो करना है इसको साथ कीजिए। तो सब शेरवा लोग था ना, सब जो अरबियन लोग, सब बोल रहा था इसको तुरंत काट ही दो पकड़ के। तो अकबर बोला कि नहीं यार, छोड़ो यार, क्यों इसको मारेंगे। लेकिन और जो बैरम खां था बोला कि नहीं इसको मार दो, नहीं तो कल ये फिर नाक तरह डासेगा। तो बोला ठीक है मारना है तो मारो, लेकिन मेरे सामने मत मारो, एक कर ले जाके मारो, मतलब कोना में जाके मार दो साले को। तो कोना में ले जाकर इसको दम कत्ल कर देता है। कौन? बैरम खां। तलवार से उड़ा दिया पकड़ के होता। इस तरह से पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अकबर इसमें जीत जाता। देखा जाए तो जीता कौन? जीता था बैरम, बाकी राजा था उसी के नाम आवेगा। अब देखिए पानीपत का तीसरा लड़ाई भी हुआ है 1761 में। ये तो घनघोर लड़ाई था। ये तो पहले आपको नाम याद होना चाहिए, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानिस्तान का था और मराठों के बीच था। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अफगान जो शासक था अहमद शाह अब्दाली भारत के पंजाब तक कब्जा कर लिया था और वहां पर एक अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। देखना तुम लोग पूरा राजपाट को देखना, कोई इधर अथी नहीं हो। तो अपना गवर्नर नियुक्त किया था तैमूर को। तो मराठा बड़ी परेशान था भाई, सोच रहा था भाई तैमूर को हटा के अपना अगर प्रतिनिधि कोई बन जाता है तो पंजाब से जितना राजस्व आवेगा सब हमारा पास आवेगा, पूरा विकास करेंगे। तो ये वही क्या गया कि मराठा जो लोग थे वही चालू थे, मराठा शिवाजी के सब वंशज। तब मराठों ने क्या किया कि तैमूर को हटा दे, हटा के अपना प्रतिनिधि मतलब अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। कहां पर? ये पंजाब में। तो बड़ा गुस्सा आया किसको? अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा। अच्छा तुम्हारा गवर्नर को हटा देगा? तो वहां से पूरा फौज लेकर आता है, एकदम पूरा आर्मी उर्मी सब सही, सब तोप सब लेकर आता है और पूरा घनाघोर युद्ध होता है। अब इसमें मराठा का जो नेतृत्व कर रहा था दो व्यक्ति कर रहे थे, सदाशिव राव और विश्वास राव कर रहे थे। इन लोग बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ता है, बहुत वीरता के साथ। अंत में
और इसका जानते हो पूरा लाइव देख रहा था, ये काशी राज नाम का एक पंडित था, पूरा देख रहा था कैसे कैसे लड़ाई होता है। अंत में जब ये दोनों का मृत्यु हो जाता है तो काशी राव भागे भागे जाता है, वहां मराठों का जो पेशवा होते हैं उनके पास जाते हैं और बोलता है कि 2 हीरे टूट गए, मतलब बिखर गए, नष्ट हो गए, और कितने सोने जवाहर भी खत्म हो गए, मतलब 2 हीरा इसको बोला है। और इस तरह से उसके बाद मतलब इस तरह से अहमद शाह अब्दाली जो है पानीपत का तिरछा युद्ध क्या हो जाता है, जीत जाता है और फिर से अपना गवर्नर नियुक्त कर देता है पंजाब में। और गवर्नर मतलब पंजाब पर अधिकार किसका हो जाता है, अहमद शाह अब्दाली का हो जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि 1761 में था, इसका इसके बीच हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। मानसरोवर झील तिब्बत में निकलता है, तो मानसरोवर झील देखिएगा, फिगर में भी देख सकते हैं, मानसरोवर झील देख रहे हैं ना, कोई पूजा कर रहे, वहां पर लड़की घूम रही है लग रहा भारतीय है। मानसरोवर झील तो ये तिब्बत में है, एकदम सही बात है, तिब्बत में है। इसके बारे में और थोड़ा सा लिखिएगा तब समझिएगा। इस झील से 3 नदी निकलता है भाई, 3 नदियां निकलती है, नदियां निकलती है। तीनों का नाम आपको एकदम पता होना चाहिए, है ना। एक सिंधु, सिंधु, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। अगर नहीं दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा इसको, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो नदी है ये तो अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिरती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अब जानते हैं ये बड़ा पुराना प्रश्न हो गया है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकल रहा है तो मानसरोवर झील से, लेकिन इसमें भी एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम किसी को पता है, बताइए थोड़ा बताइए। तो उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अरे बाबा ऐसा नाम है, चेमायुंगडुंग। तो अगर मान लीजिए कि मानसरोवर झील ना दिया है कि कहां से उद्गम होता है, तो आप लिख सकते हैं इसी में है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये चाइनीज नाम है, चाइनीज नाम है ऐसा, ग्लेशियर, ग्लेशियर है ना। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आया थोड़ा सा तिब्बत, थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर लेते हैं तिब्बत के बारे में। तिब्बत देखिए, तिब्बत जो है आप जानते हैं चाइना के कब्जा में है, तो इसकी राजधानी आप बताइएगा। राजधानी लहासे, लहासे। अच्छा एक राज्य बताएं आपको, एक राज्य हम बता रहे हैं। तिब्बत जो है से चाइना के कब्जा में, तो सही बात, लेकिन यहाँ भी यहाँ के लोग एक स्वतंत्र देश मांग रहे हैं, स्वायत्त देश मांग रहे हैं। तो यहाँ का जो शासन व्यवस्था है, जो मांग रहे हैं कि हमारा देश अलग होना चाहिए, मेरा अलग प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो एक राज है कि भाई तिब्बत का जो शासन व्यवस्था चलता है से भारत देश से चलता है। दलाई लामा के नाम सुने होंगे, तो दलाई लामा यही तिब्बत के बौद्ध गुरु हैं। तो आप देखिएगा कि दलाई लामा इस हिमाचल प्रदेश के एक धर्मशाला मिलेगा, वहीं से लोग शासन व्यवस्था करते हैं तिब्बत, मतलब यहीं पर प्रधानमंत्री उसका होता है। अभी हाल ही में नियुक्त हुआ था प्रधानमंत्री, पेप्पा सेरिंग नाम का व्यक्ति था। तो इसका तिब्बत का जो शासन व्यवस्था है से भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलता है, धर्मशाला से। मतलब आप देखिएगा तो पीएम भी यही मिल जाएगा, यहीं से चला। इसलिए बड़ी बौखलाल रहता है कौन, चाइना की, पता नहीं कब तिब्बत आजाद हो जाएगा, है ना। सब बौखलाए थे जो, उसको क्या दिक्कत है। तो इस तरह से 2 सवाल हम लोग क्लियर किए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न लगा हुआ है कि विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। अब देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है, लग रहा होगा ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे विजयनगर। तो विजयनगर में थोड़ा सा समझिएगा, अगर लिख लिया तब समझ जाते हैं। विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर में वंश कितने थे भाई, देखिएगा। तो आप पढ़े होंगे एक संगम वंश था, संगम वंश, है ना। इसका जो संस्थापक का नाम याद होना चाहिए, हरिहर और बुक्का, हरिहर तथा बुक्का,
जब बोका था का हो, बुक्का। दूसरा है सालुब वंश, सालुब वंश, इसका संस्थापक था सालुब नरसिंह, एक था तुल्लु वंश, इसका जो संस्थापक था वीर नरसिंह, अब एक था क्या है, आर वांडू वंश, बिड्डू वंश, साउथ वाले थोड़ा सा नाम थोड़ा होता है, और आर बिंडू वंश, ऐसा था रंग तृतीया, इसको लिख लीजिएगा रंग तृतीया, तिरुमल भी है, तिरुमल रंग तृतीया। अब इसको बारे में थोड़ा समझिए। पहले समझेंगे कि विजयनगर में वंश कौन कौन था। ये साउथ वाले हैं, थोड़ा सा नाम थोड़ा इसलिए है। संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। और तालुब वंश का कौन है? इसका तो नाम याद है, तालुब नरसिंह, तालु आया हुआ है। तुल्लुब वंश वीर नरसिंह, अभी इसको पढ़िएगा आगे फिर। आर बिड्डू वंश तिरुमल रंग तृतीया। अब इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए इसी वंश की राजधानी विजयनगर थी। इसी वंश की राजधानी कहां थी? विजयनगर, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन नदी के किनारे? तो आप इसको लिख सकते हैं, इसकी राजधानी कहां पर थी भाई सबकी? विजयनगर, विजयनगर। अच्छा, अब यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला वंश है, तुल्लुब वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कभी पढ़े होंगे कि इसी वंश से ताल्लुक रखता था कृष्णदेव राय। ये बड़ी ही प्रतापी राजा था। अगर विजयनगर में देखा जाए तो सबसे प्रतापी, ज्ञानी, विद्वान में राजाओं में कौन था? कृष्णदेव राय था। अब इसी के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज। तो यहां से एक प्रश्न लिख लीजिएगा कि प्रतापी राजा था ये, प्रतापी राजा है ना। 8 गो विद्वान इसके दरबार में रहते थे। तो इसी के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। अच्छा, कई तरह से प्रश्न आता है। नवरत्न कहेगा तो बोलिए क्या आंसर देंगे? अकबर। अगर अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी, और अष्ट दिग्गज कहेगा तो कृष्णदेव राय। ऐसे भी समझिए, कैसे याद रखेंगे? दिग्गज, हमारे कृष्ण जी क्या थे? एकदम दिग्गज थे, है ना, पूरा दिग्गज थे। अब देखिएगा, ये जो वंश था 4 वंश था, तो इसका भी अंत हो जाता है। एक आप लोग पढ़िएगा कि अंत में 1565 में एक युद्ध होगा। 1565 में एक युद्ध होगा, तालीकोट्टा का युद्ध। नोट कीजिए, तालीकोट्टा का युद्ध, या इसको बोलते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध। नम सब लगा राक्षस का भिड़ गया था पकड़ के। या बनेर हट्टा का युद्ध बोलते हैं, बड़ी नाम है इसको, राक्षस तगड़ी का युद्ध। नाम देख रहे कैसा है। और दूसरा में लिखिएगा वनेर हट्टा का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म। अब इसमें युद्ध में क्या हो, थोड़ा सा देख लीजिए। हुआ क्या था कि 2 था, मतलब साउथ में 2 वंश था। एक विजयनगर ये वाला संगम वाला पूरा, और एक था बहमनी। तो बहमनी और विजयनगर वाले साम्राज्य वाले में से दोनों में लड़ाई हो जाता है। और इस लड़ाई में पूरा मारपीट होता है, पूरा घना घोर, मत कहिए। और अंत में क्या होता है, ये विजयनगर वाला जो अंतिम जो राजा था इसका, ये क्या हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको याद रखिएगा, 1565 में तालीकोट्टा का युद्ध, या राक्षस तंगड़ी का बोलते, बड़ी राक्षस लड़ा था इन लोग, ठीक है ना। और जीत लेंगे पकड़ के ऐसे।
अब देखिए, अब विजयनगर आ गया था, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलमर्गा थी, ये भी दे दिया। आप इसमें लिख लीजिए कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। जब देखिए विजयनगर का युद्ध जब समाप्त होता है, सॉरी तालीकोट्टा का युद्ध समाप्त होता है, तो एक नया वंश आता है, बहमनी वंश, है ना। ऐसे ही पहले ही से था, लेकिन पहले ही से ये था, सॉरी पहले ही से था। तो इसके बाद, इस युद्ध के बाद ज्यादा बहमनी राजाओं का ज्यादा ही बोलबाला बढ़ गया था, ठीक है ना। अब इसका संस्थापक कौन था, इसको बारे में थोड़ा समझिएगा। बहमनी, बहमनी वंश, बहमनी वंश ये साउथ वाला है भाई। तो इसका हसन गंगू, हसन गंगू था। कौन था बोलिएगा, हसन गंगू। और यही हसन गंगू अपना राजधानी बनाता है, राजधानी गुलमर्गा बनाता है हसन गंगू, ठीक है ना। इसको और आगे देखेंगे, और कोई आवेगा प्रश्न तो और इसको देंगे। इसको 5 भाग में टूट जाता है ना। इसको गोलकुंडा उनकंडा के नाम सुने होंगे, तो इसी में सब आता है। अब हम लोग इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। पहले इसको नोट कीजिए तो पहले आप लोग, है ना। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं अच्छा चल रहा है कि नहीं। आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा यहां पर हट गया और इसको लगाओ यार। अच्छा समझ गए। लिखा हुआ था कि रेबीज नामक रोग जो होता है से वायरस से होता है। अब देखिए वायरस से जितना रोग होता है सबका नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे अब फिर आएगा जीवाणु, तो जीवाणु लिखा लेंगे। अभी वायरस वाला जो आ रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए तो वायरस से होने वाला रोग, वायरस, देखिए वायरस बोले, विषाणु बोले, विषाणु, वायरस बोले या विषाणु से होने वाला रोग, होने वाला रोग। आप इसको दम रट जाइए पकड़ के। देखिए इसका एक ट्रिक है, शॉर्ट है ना। एडे पाइचे, अब ऐसा लग रहा है कि चाइनीज तरह बोल रहे हैं। एडे पाइचे छोग, छोग खट्टरा हिम हरे। अभी लड़का सोच रहा है कि भाई याद नहीं होगा। भाई मोबाइल नंबर किसी का याद हो जाता होगा कि ये नहीं याद होगा। एडे पाइचे छोक खटरा हिम हरे, इससे क्या होगा कि पूरा सब आ जाएगा। और सब ट्रिक होता है लेकिन इसी को रट लेंगे। देखिए ए से होता है एड्स, लिखिएगा साथ में एड्स। डे से लिखिएगा डेंगू, है ना। पा से लिखिएगा पोलियो, लिखते जाइएगा। ई से लिखेंगे इनफ्लू एच्चा, इनफ्लुएंजा। और आप लिखिएगा चे से लिखिएगा चेचक, है ना। और छो से लिखिएगा छोटी माता, छोटी माता। और ग से लिखिएगा गलसुआ, ओ सुआ। और खा से लिखेंगे खासरा, खासरा। और ट्रा से लिखेंगे ट्रे, ट्रे, ट्रैकोमा, 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 है ना। ये आंख में होती है। एक होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, देखिए सब आ गया ना। और मास होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। और हर्पिस, हर्पिस। और रे से लिखेगा रेबीज, है ना। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। एड्स, डेंगू, प से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, लिखते चलिए। छो से छोटी माता, अरे वो लिख रहा। ग से गलसुआ, और ख से खसरा, और ट से ट्रैकोमा, आंख में। ही से हेपेटाइटिस, म से मेनिंजाइटिस, और हर से हर्पिस, और रे से रेबीज। तब देखिए यहां से प्रश्न पूछ दिया था कि रेबीज किससे होता है भाई, तो वायरस से होता है। अब इसके बाद हम लोग इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद प्रश्न है कि मानव का समान रक्तचाप 120/80, कल भी पढ़ा है तो आज फिर आ गया। तो पहले समझिए इसके में आया है 2 प्रश्न। एक रक्तचाप, है ना। ये रक्तचाप क्या होता है, तो देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड जो है से एक नली में प्रवाहित होता है। जैसे पाइप में कैसे पानी बहे वैसे ही बहे। तो इसमें 2 तरह का नली होता है, एक सीरा होता है, एक धमनी होता है।
तो एक होता है सीरा और एक धमनी। तो कल बताए थे कि सीरा में अशुद्ध, अब फुफ्फुसिया लग जाए तो शुद्ध, और धमनी में शुद्ध, अब फुफ्फुसिया लग जाए तो अशुद्ध। तो हमारे शरीर में बड़ी सा नली बना हुआ है। तो धमनी मतलब कि नली बना हुआ है, तो नली में तो बहेगा भाई, पानी थोड़ी बहेगा, उसमें क्या बहेगा, धारा, सॉरी, रक्त बहेगा। तो रक्त जो प्रेशर डालेगा ना कस के, उसी को बोलते हैं रक्तचाप। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे समझिए, रक्तचाप, या इसी को बोलते हैं बीपी। तो हम लोग को समान रूप से कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, 120/80। अच्छा एक सवाल यहाँ से आता है, 120/80 सब लेकर किया होगा एक एक, लेकिन ये 120 क्या इंडिकेट करता है, तो इसमें लिखेगा सिस्टोल को करता है, सिस्टोल, सिकुड़ना। और ये करता है डायस्टोल, डायस्टोल। देखिए ऊपर वाला सिस्टोल, नीचे वाला डायस्टोल। एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन बनाता है, वही 72 बार धड़कता है, तो सिस्टोल और डायस्टोल। अब सुनिएगा यहाँ पर कि रक्तचाप किससे मापते हैं भाई, ऐसे तो हाथ से नहीं मापेंगे कि इतना ब्लड बह रहा है, तो मापने वाला यंत्र, इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बता सकते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। इसका नाम ही बहुत बड़ा है, स्फिग्मोमेनोमीटर। अच्छा एक प्रश्न और है कि सर्वप्रथम हेल्स ने घोड़ी का बीपी मापा था। लगता है आपका घोड़ा था, एक घोड़ी थी, मापा था। सर्वप्रथम हेल्स ने घोड़ी का बीपी मापा था, तब आप इंसान पर अप्लाई किया था। ये भाई अपना खेत की है होगी, घर का होगी, माप लो उसको, ठीक है ना। तो घोड़ी का बीपी मापा था। और इसमें कुछ अब कुछ नहीं है, इतना आप लोग याद रखिएगा। रक्तचाप का परिभाषा क्या है भाई, धमनियों, मतलब कि रक्त द्वारा धमनियों पर डाला गया प्रेशर, उसी को बोलते हैं रक्तचाप। अच्छा एक चीज और है, जैसे थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, मिटा देते हैं इसको। अब बड़ी रकम का कंफ्यूजन होगा कि सर बीपी हाई कैसे होता है, लो कैसे। देखिए यहां से एक प्रश्न आता है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप इसी को बोलते हैं। अगर बीपी हाई हो जाएगा तो इसको एक नाम देते हैं हाइपरटेंशन, इसको नाम याद रखिएगा, हाइपरटेंशन, है ना। अगर बीपी हाई हो जाएगा तो हाइपरटेंशन, अगर बीपी लो हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। दोनों में टेंशन है, अगर लो भी होगा तो दिक्कत है, हाई भी होगा तो दिक्कत है। अब एक सवाल यहां से उठता है कि भाई ये बीपी हाई और लो कैसे होता है। तो कई कारण है, जैसे मान लीजिए कि आप ज्यादा मोटा है, ज्यादा फैट ले रहे हैं, वसा की मात्रा में ज्यादा है, साल्ट की मात्रा ज्यादा है, तो बीपी हाई होने का चांस है। चाहे आप बीमारी से ग्रसित है तो बीपी लो होने का चांस है, लो होगा तो और खतरनाक है, बचने के कम चांस है। उसके बाद हम लोग का है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, शहद जो है से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो पहले तो मेरे साथ लिख लीजिए, उसके बाद समझावेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट एक वसा, ये दोनों जो है ना से ऊर्जा देने वाला अणु है, देने वाला अणु। और एक होता है प्रोटीन, ये करता है शरीर को निर्माण करने वाला। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लिखिए, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार का होता है, तीनों के नाम याद होना चाहिए और एग्जाम्पल याद, उसके बाद तुरंत समझा रहे हैं। देखो मोनोसैकेराइड, अब इसमें कॉमेडी वाली क्या बात है भाई, मोनोसैकेराइड, एक है डाइसैकेराइड,
अगर ना दिखा रहा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं कसरत से भाई, आप लोग को शिकायत रहता है कि नहीं बोलते हैं सर। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। देखिए मोनोसैकेराइड में आप लोग, अच्छा डाइसैकेराइड में जिसमें दो अणु रहेगा, मतलब बॉन्ड जो रहेगा से दो रहेगा, इसमें बॉन्ड एक रहेगा और उसमें दो से अधिक रहेगा, तो इसमें आप लोग, आपको याद होना चाहिए, इसमें मालसू याद रखिएगा। तो मा मतलब हो गया माल्टोज, माल्टोज इसमें आवेगा। ला मतलब लैक्टोज, और सा मतलब सुक्रोज, है ना, सुक्रोज। अब इसमें जो आवेगा से ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज, पेंटोज, पेंटोज, हेक्सोज, सब सोज सोज है। मतलब इसमें बॉन्ड जो रहेगा कितना रहेगा एक। और पॉलीसैकेराइड में बड़ी साला, जैसे आप लोग नाम सुनेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, इसको लिख लीजिए, ना दिखाई दे रहा होगा, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, काइटिन, काइटिन, बसा, सॉरी बसा ना, प्रोटीन, कभी कभी हाइड्रोमाइड खराब हो जाता है, प्रोटीन पत्री के, प्रोटीन। और इसमें और क्या लिख सकते हैं, बस ज्यादा हो गया, एक सेलुलोज, अरे बाप यही तो छूटा था, सेल्यूलोज। आपको इतना चीज याद होना चाहिए। इतने से बोला देख लीजिए कि भाई कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है से ऊर्जा देने वाला अणु है, मतलब आपको एनर्जी लावेगा। जैसे आप कहिए कि सर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कैसे देगा भाई, तो कार्बोहाइड्रेट में आप मान लीजिए चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तुरंत एनर्जी देगा। हम लोग तो डीवीसी फेमस है। और वसा, आप फैक्ट वाला चीज कर रहे हैं, वो भी ऊर्जा देगा। अगर एक चीज है, सबसे ज्यादा प्रति ग्राम के हिसाब से सबसे ज्यादा ऊर्जा ये देता है इतना कैलोरी, और ये देता है इतना कैलोरी। तो अगर एक सवाल पूछे कि प्रति ग्राम के हिसाब से ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो वसा, इसलिए तो लोग या। और छोटा कौन है भाई, कोई मतलब कम कौन देता है, तो ये देता है, ठीक है ना। अब प्रोटीन जो खाते हैं, चाहे विटामिन खाते हैं, वो सब शरीर का निर्माण करता है, टूटा फूटा अंग को निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए आप प्रोटीन खा लीजिए तो आपको एनर्जी नहीं देगा, वो आपको शरीर जो टूटा फूटा अंग रहेगा जो उसको क्या करेगा, मतलब जख्म उखम हो रहेगा तो उसको भरने उड़ने का काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट भी तीन प्रकार के, एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। किसको खाओगे, मोनो मतलब एक बॉन्ड होगा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, पेंटोज, हेक्सोज। अब खाली डाई वाला याद रखिए और पॉली वाला याद रखिए, पूछता है प्रश्न। तो हम देखिए यहां पर लिख दिए है मालसू, अरे मालसा लिख दिए, ये मालसू। तो मालसू में मास हो जाएगा माल्टोज, लस हो जाएगा लैक्टोज, और सूस हो जाएगा सुक्रोज। तो ये जो है से डाइसैकेराइड में है। कैसे याद रखेंगे, मालसू, मालसू, मालसू ट्री किसका हो गया, डाइसैकेराइड का। पॉली में स्टार्च, नाम सुने होंगे, ग्लाइकोजेन हमारे शरीर में रहता है, काइटिन कवक के जो बनी रहती है, क्या बोलते हैं उसके, कोशिका झिल्ली ऊपर वाला, प्रोटीन, और एक है सेलुलोज। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रख लीजिए पकड़ के, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लगा हुआ है, इसको देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के रूप में वर्णित करता है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। थोड़ी सी संविधान की बात आई है तो दो चीज आप लोग उधर रटाए हैं कि संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949, 50 नहीं 49, और लागू कब हुआ, तो 26 के 1950। अच्छा एक चीज आप बताए थे आप लोग के कि सबसे बड़ा भारत में कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, कौन होता है आप लोग बताइए थोड़ा सा। तो संविधान ही होता है। कौन होता है, संविधान होता है। थोड़ा सा लिख लीजिए इसको बारे में। हम लोग देखे थे संविधान को अंगीकृत, संविधान के अंगीकृत, अंगीकृत, तो अब 26 नवंबर 1949 बोलिएगा, और संविधान को लागू
अगर लागू कहेगा तो 26 जनवरी 1950, और सबसे बड़ा कौन है भाई? संविधान है। अब इसको रट जाइए, लगता है ना कभी कभी लिखवन का, अरे बाप रे, राष्ट्रपति उतना बड़ा हुआ है, 5 लाख वेतन, वही बड़ा होगा, चाहे प्रधानमंत्री लोग मार देता है, तो सब है कौन? संविधान। अब एक प्रश्न है कि हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए, अगर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आ जाएगा, पूर्ण आंतरिक, आगे समझावेंगे इसको क्या होता है आंतरिक परिवर्तन। अभी तो बड़ी क्वेश्चन आएगा, देख रिपीट कितना हो रहा है। तो इस पर आपको एग्जाम्पल तीनों याद रखना। एक तो हीरा के चमकना, हीरा के चमकना, इधर से हीरा लिखाएगा, हीरा का चमकना, और दूसरा कांच के फूटने पर चमकना, कांच के फूटने पर चमकना, और एक है मृच्छिका बनना, है ना। और इस सिद्धांत पर दो चीज काम करता है। ये तो एग्जाम्पल हो गया, इस सिद्धांत पर दो काम करता है। एक है इंडोस्कोप, एक आपको मिलेगा इंडोस्कोप, और दूसरा है प्रकाशीय तंतु, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर दो चीज, हीरा का चमकना, जब बताइए कोई पूर्ण रूप से कम चमकेगा, जब हीरा तरह मेहनत करेगा तो हीरा का चमकना, कांच के फूटने पर, जैसे मान लीजिए कांच पर से क्या बोले, जैसे गाड़ी के जो कांच लगे तो उसमें मात्र ढेला तो फूट जाएगा, चकनाचूर तरह, मतलब लगेगा तो चमकित रहेगा। तो किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक। एक मृच्छिका का बनना, ये रेगिस्तान में बनता है। कभी कभी ऐसा देखे हैं, जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं गर्मी के दिन में, तो अरे पानी है पानी है पानी है पानी, ऐसे देखे हुए सर कि पानी भरा तरह लग रहा है लेकिन कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब ये सिद्धांत है कि इस सिद्धांत पर दो डिवाइस काम करता है। एक इंडोस्कोप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अंदर वाला पेट का मामला कुछ देखना है, पेट का मामला मतलब कि कुछ अमाशय में, किडनी में कुछ खराबी हो गया है, मतलब अंदर, तो हम लोग एक पाइप भेज देते हैं मुंह के द्वारा सीधे यहाँ, और इधर से लाइट भेजते हैं तो लाइट के द्वारा वहां पर लाइट पूरा चल जाता है, पता चल जाता है। अच्छा, हेलो। प्रकाशीय तंतु इसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ये भी किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक, से नेट उठ चलता है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप को जोड़ा गया है प्रकाशीय तंतु से, तो इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद प्रश्न है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और एक दूसरा है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना कुषाणों ने जारी किया था। आज कुषाण वंशावली, रुको जरा, देखो थोड़ा सा इसके बारे में, पहले रजिया के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे थोड़ा, और इसके बाद थोड़ा सा लिखिए तो आप लोग। रजिया सुल्तान, ये 1236 से 1240 तक रही, लेकिन कई होकर बेहोश कर गई। देखिए ये क्या थी भाई, तो इल्तुतमिश की बेटी, कोट तथा टोपी पहनकर शासन। इसका मृत्यु थोड़ा सा करवा दीजिए। मृत्यु 1240 में कैथल गुंडों द्वारा, पहले भी गुंडा मिल जाती भाई। अब थोड़ा सा इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश के बारे में भी लिख लीजिए। इल्तुतमिश
इनके हमारे पास इल्तुतमिश, तो देखेंगे ये क्या था भाई, इल्तुतमिश लिखेंगे गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। अच्छा, इसको और बोलते हैं हम लोग, इसको गुलामों का गुलाम बोला जाता है, गुलामों का गुलाम। ये अपना राजधानी कहां बनाया था, तो दिल्ली। अभी तुरंत इसको समझा रहे हैं, दिल्ली। और इसने तुर्क ए चिहलगामी संगठन बनाया। अरे वाह, यही तो इंपॉर्टेंट है, गठन। और इसने चांदी के टक्का तथा तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलाया, है ना। अब ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, हुआ क्या। देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक था इल्तुतमिश, सॉरी वास्तविक संस्थापक था, लेकिन ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है तो आराम शाह बन जाता है। आराम शाह के बाद उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, दामाद भी था और गुलाम भी था, वो शासन करता है। ये गुलाम वंश का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे इसको गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए जैसे देखे होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गौरी का, है ना। और ये भी किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ इसी का गुलाम था। ये गुलामों का क्या हो गया, गुलाम हो गया। राजधानी कहां बनाया, दिल्ली। तुर्क के चिहलगामी, अभी इसको इतना याद रखिएगा कि तुर्क के चिहलगामी किसने रचना किया भाई, कुतुब ने। एक मिनट, हाँ तो हम लोग यहां पर थे कि गुलामों का क्या था, गुलाम था, और राजधानी कहां, दिल्ली बनाया। और इसने तुर्क के चिहलगामी, ऐसा हुआ कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मरा तो इसका दामाद यहां पर बन रहा था शासन। तो लोग, दमदा क्या शासन करेगा भाई, दमदो होके थोड़ी ऐसे करेगा। तो जो चिल्लाऊ ला रहे थे ना कि नहीं इसको नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो एक नया संगठन बना देता है और उसी में सबको भर्ती करता है, सब संतुष्ट हो जाता है। तो चांदी के टक्का और तांबे का जित्तल किसने चलाया, सिक्का, ये कुतुबुद्दीन सॉरी इल्तुतमिश चलाया। कौन चलाया, इल्तुतमिश। अब इसी लो, चलिए दोस्तों, तो फिर से शुरू करते हैं। लगता है कि अपना पावर ग्रिड बैठाना पड़ेगा, बड़ी लाइन घट रहा है। वो कह रहा है कि रजिया सुल्तान, ये तो देख लीजिए, ठीक है ना। रजिया सुल्तान इतना से इतना। अब वो क्या हुआ कि जब इसका मृत्यु हो जाता है इल्तुतमिश का, तो फिर से एक झंझट दम पैदा दिल्ली पर कि भाई कौन शासक बनेगा। तो इसका बेटा भी था लेकिन सब नालायक था, लेकिन उसकी एक बेटी थी, कौन, रजिया सुल्तान। पहले ही से नियुक्ति कर दिया था कि भाई अगर अगली जो बनेगी से कौन बनेगी, से रजिया सुल्तान बनेगी। लेकिन दिल्ली के जनता कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था भाई, कोई नहीं कि ना, एक हम महिला के संरक्षण में हम रहेंगे, ऐसे हो सकता है, सब कॉलर टाइट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन रजिया सुल्तान जो है से दिल्ली में पूरा दम सज धज के टोपी ओपी लहंगा हुआ पहन के निकली। जैसे ही निकलती है तो सब देख के दम अचंभा, अरे बाप रे बाप, ये है रजिया सुल्तान, तो बड़ी अच्छा है। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं रहेगा भाई, शासिका ना बनेगी, ये नहीं बनेगी। तो कई लोग हाथ उठा दिया कि ना ना तुम ही बन जाओ, तुम ही बन जाओ। भाई चलो भाई, तुमको कम से एक पल तो देख तो लेंगे, कब से करना वो बहाने। तो रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर 1236 में बैठ जाती है। ये दिल्ली सल्तनत या भारत में प्रथम महिला शासिका थी। अभी कोट टोपी पहन कर रही शासन कर रही। इसका मृत्यु हो जाता है 1240 में। अब ऐसा इसलिए कि कुछ दिन बाद रजिया सुल्तान को लोग नहीं चाहने लगा,
है ना, नहीं चाहने लगा तब भाई इसको क्या करना, हटाना चाहता था। ये तुर्क चहलगामी वाला लोग, बड़ी तुर्क लोग बड़े खतरनाक था। तो रजिया सुल्तान को मारने के लोग प्लानिंग बनाया कि इसको डाकू द्वारा क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। एक बार में तो क्या हुआ कि बीच रास्ता में लोग घेर लिया, उसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में जो डाला था ना एक अलदुनिया नाम के, उसी से ये मोहब्बत कर लेती है, मतलब पोट लेती है कि चलो हम लोग दोनों फिर रहेंगे और फिर शासन करेंगे। लेकिन जैसे ही उन लोग लौट रहा था जेल से बाहर निकाल कर, दोनों के मौत के घाट उतार दिए। और इस तरह से रजिया सुल्तान क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब थोड़ा सा और पैसेज बनाइए, थोड़ा सा और है। करे भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना कुषाणों ने जारी किया था। अब यहां पर देखिए कुषाण वंश आया है, कुषाण वंश। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि भाई ये संस्थापक कौन था। तो आज संस्थापक में नाम याद रखिएगा, कुजुल कटफिसेस, ठीक है ना, संस्थापक। और इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्ठ, नाम सुना लगे रे। ये कनिष्ठ आप लोग सुने होंगे, है ना। ये कनिष्ठ जो था यही चलाया था शक संवत, ये 78 एडी में चलाया था शक संवत। कौन संवत चलाया था, शक संवत, ठीक है ना। और इसको और अगर लिखना चाहते हैं कनिष्ठ के बारे में, ये रेशम मार्ग पर नियंत्रण करा था, रेशम मार्ग पर नियंत्रण। अच्छा एक राज्य बताएं। अब इसी के शासन काल में था ये चरक के नाम सुने होंगे। एक लिखता है फेमस रचना चरक संहिता। तो इसमें आप इतना याद रखिए कम से कम कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन था, कुजुल कटफिसेस। ये पुरुषपुर में राजधानी बनाता है, दूसरी राजधानी मथुरा इसकी थी। और इसका मतलब प्रतापी राजा कौन था, कनिष्ठ था, जो कोच क्या चलाया भाई 78 एडी में शक संवत चलाया। ये रेशम मार्ग पर जो चाइना व्यापार करता था रेशम को, उस मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। चरक संहिता की रचना कौन किया भाई, चरक। अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहते हो लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की चौथी बौद्ध संगीति, ये आपको कश्मीर के कुंडल वन में इसी के शासन काल में हुआ था। लिख लीजिएगा इसको कि इसी के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति होता है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न फिर से आ गया कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है। इसको कई बार पढ़ा है, सूर्य में नाभिकीय संलयन। तो पहले हम लोग सूर्य का ऑपरेशन करते हैं। ये सूर्य आप देख रहे होंगे फिगर में भी, सूर्य। देखिए ये सूर्य आपका जो है, ये सूर्य है। तो इसमें ऐसा क्यों छाप दिए भाई, अच्छा नहीं कर रहा। तो सूर्य में आप देखिएगा 7 लेयर होता है, ऐसे तो हम 3 लेयर बता रहे हैं। तो इसका मेन जो होता है ये वाला केंद्र, इसको बोलते हैं कोर, बोलते हैं कोर। इसका जो टेम्परेचर आप देखिएगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका केंद्र का टेम्परेचर इतना है। कोई अगर चल जाएगा तो पता नहीं चल रहा है कहां पर गया है। अब ये वाला होता है, इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। और इसी प्रकाश मंडल में सौर धब्बा पाया जाता है, सौर धब्बे। एक प्रश्न यहां से आ गया कि भाई प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक राज बताते हैं, हम लोग को जो सूर्य जो दिखता है यही वाला भाग दिखता है, प्रकाश मंडल ही दिखता है। और इसके बाद एक और होता है, इसको बोलते हैं सूर्य किरीट। ये सूर्य किरीट या कोरोना इसको बोलते हैं, किरीट या कोरोना इसी से नाम लिया गया है कोरोना का भी। तो देखिए जो हम लोग का जो दिखाई देने वाला भाग है, या इसको बाहरी सतह इसी को बोल देते हैं कि दिखाई यही देता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस, सौर धब्बा कितना 15,
बीच वाला कितना है, इतना। और ये बाहर वाला को क्या बोलते हैं, सूर्य किरण। जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो यही वाला भाग दिखाई देता है, ठीक है। अब आइए, इसमें है कि नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन पर दो चीज आपको याद रखना है कि नाभिकीय संलयन तारों में, सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होता है। हाइड्रोजन में भी कौन होता है, नाभिकीय संलयन। उसमें बताए थे अनियंत्रित। थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन। तो देखिए, तारों में नाभिकीय संलयन होगा। थोड़ा पंखा चालू करो यार। इसमें लिखिएगा सूर्य में, तारा एक तरह का सूर्य भी तारा है, नाभिकीय संलयन, संलयन। और हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन होता है। इसको नोट कीजिए थोड़ा। चलिए फैन थोड़ा थोड़ा चले दीजिए। अब यहां से है कि सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जिम्मेदारी, थोड़ा सा गुरुओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इसके बाद आवेगा तो और बतावेंगे। पहले लिखिएगा गुरु नानक थे, गुरु नानक, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आवेंगे गुरु अंगद देव, अंगद देव, अंगद देव, सॉरी अंगद देव। इसके बाद आवेंगे गुरु रामदास। ऐसे सब नहीं देख रहे, लगातार नहीं देख रहे, अमरदास है। अर्जुन देव, अर्जुन देव। गुरु तेग बहादुर, गुरु लाइन से नहीं लिख रहे बाबू, तेग बहादुर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गुरु गोविंद, यही है गुरु गोविंद दो खड़े, ऐसे नाम सुने होंगे, गाना होगा। तो देखिए, गुरु नानक के बारे में ये याद रखना, ये जन्मे भी पाकिस्तान में, मरे भी पाकिस्तान में। तो तालबंडी, एक तालबंडी एक जगह है, ये यहां पर जन्म इनका हुआ था, तालमंडी। अभी नानकाना साहब के नाम से फेमस है। ये देखिए, इसका बचपन का नाम था लहना, बचपन का नाम क्या था, लहना। और पंजाब में एक लिपि चलती है गुरु मुखी लिपि, आविष्कार भी कौन किए थे, यही गुरु अंगद देव किए थे। और आप लोग पढ़े थे कि लंगर व्यवस्था भी यही लाए थे, लंगर। इतना चीज याद रखिए इसमें, और पढ़ेंगे आवेगा तो। गुरु रामदास अमृतसर शहर बसाए थे, अमृतसर शहर, अमृतसर शहर। ये राम, ये जो आप देखिएगा 500 बीघा जमीन दिया था अकबर, उसी पर बसाए थे। अर्जुन देव के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गोल्डन टेम्पल यही बनाए हैं, गोल्डन टेम्पल, ये स्वर्ण मंदिर, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे, अर्जुन देव। और गुरु ग्रंथ साहिब, आप नाम सुने होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी कौन किए, ये आपको किए थे अर्जुन देव। लेकिन अर्जुन देव को मरवा देता है जहांगीर, जहांगीर इसको मारता है, हत्या करवा देता है। इसको भी याद रखिएगा कि कौन मारा था, तो जहांगीर। देखिए, तेग बहादुर को भी मरवा दिया ये औरंगजेब, बड़ी कट्टर सब था, औरंगजेब, औरंगजेब इसको मरवा दिया, ये औरंगजेब ने मरा दिया, औरंगजेब ने सॉरी मरवा दिया। और ये गुरु गोविंद को कौन नहीं जानता है, इनका जन्म जो हुआ था से पटना में हुआ था। इसमें और याद रखिएगा भाई, खालसा, खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे, गुरु गोविंद। इतना पॉइंट आपको एकदम याद होना चाहिए कि बन जाए सवाल, ठीक है ना।
अब इसके बाद फिर आएगा कोई गुरु के बारे में, तो वो पूरा पढ़ लेंगे। जैसे अर्जुन देव के बारे में बड़ी इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब लिखे, इसको सच्चा बादशाह बोला जाता है, ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब लिखे। आगे देखेंगे। आइए, तो 3 प्रश्न और बचा हुआ है ना। देखिएगा, पहला दिया हुआ है कि रोम टाइबर नदी के किनारे है, तो इसमें एक दूसरा फैक्ट और लिख लीजिए। अगर बोलेगा पेरिस, बताइएगा किस नदी किनारे, तो सीन नदी किनारे है। आप लंदन, लंदन देखिएगा तो आपको मिल जाएगा टेम्स नदी, लंदन किसमें, टेम्स है। अच्छा, आप लोग बताइए तो लखनऊ, बताइए कमेंट आप लोग कीजिए। लखनऊ, तो लखनऊ गोमती नदी किनारे, गोमती। और हैदराबाद मुस्सी, मोसी नहीं मुस्सी। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन में लौटा देगा। देखिए, तो कल हम लोग ऑपरेशन किए थे राज्यसभा को, है ना। थोड़ा सा फिर से देख लेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, इसमें कितना आर्टिकल है, तो 80। आर्टिकल 80 में कहा गया है कि एक राज्यसभा होगा। अब इसमें आप लोग देखे थे 12 लोगों को मनोनीत करता है। मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ये 80 के 1 के क में, ये आर्टिकल में है। जैसे बताए थे मिनिमम कितना एज होना चाहिए जाने के लिए, 30। अगर आप 30 साल के हैं तो आप एमपी बन सकते हैं। इसको बोलते थे राज्यों का परिषद, राज्यों का परिषद, कि सब राज्य वाले लोग जाता है। इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन, या इसको बोलते हैं बुजुर्गों का सदन, है ना। अच्छा, इसमें बताए थे कि ये भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, भंग कटपुट मतलब नहीं। इसको अस्थाई सदन इसलिए बोलते हैं, अस्थाई सदन बोलते हैं, अस्थाई सदन। और एक बात है, धन विधेयक ऐसा विधेयक है, इस पर राज्यसभा जरा भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर 14 दिन में ना भी लौटावेगा ना, तो लोकसभा वाला अपने मान लेगा कि अच्छा पास हो गया। कि धन विधेयक जो होता है, बताए थे कि धन विधेयक, कि कर से संबंधित जो विधेयक होगा उसको हम लोग धन विधेयक कहेंगे। तो ये 14 दिन में लौटा देता है। अब एक लास्ट है प्रश्न कि चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, तो थोड़ा सा चोल वंश के बारे में समझिए। चोल वंश, देखिए इसका संस्थापक, ये भी साउथ वाला है। अगर संस्थापक कहेगा तो विजयालय, विजयालय, इसका नाम था विजयालय। राजधानी कहां बनाया था, राजधानी ये बनाया था, बताइए, तंजौर लिखा हुआ तो है, तंजौर। अच्छा, ये जो चोल वंश जानते, इतिहास में 2 चीज के लिए बड़ी फेमस था, 2 चीज के लिए बड़ी फेमस था। इसका अगर फेमस अगर देखिएगा कारण, इसकी प्रसिद्धि का कारण, एक होता है, इसको कारण लिखा हुआ है, एक होता है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। अरे बाप, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे स्थानीय स्वशासन मतलब कि ग्राम पंचायत पर कैसे मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड सदस्य होता है, ये सब होता है। तो उस समय ऐसा था, और कोई भी राजा ऐसा व्यवस्था नहीं कर लेता, इसलिए स्थानीय स्वशासन के लिए इसको तो बड़ी डिमांड करते थे महात्मा गांधी कि संविधान बनना चाहिए, तो स्थानीय स्वशासन हम दो उसमें बाद में सब आया। और दूसरा था एक नटराज मूर्ति, इसी से संबंधित था, इसी वंश वाले ने एक नटराज मूर्ति बनाया था। ऐसे देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो वही है नटराज मूर्ति, ठीक है ना। तो नटराज मूर्ति ये कांस्य की मूर्ति थी, कांसा की मूर्ति थी। और ये किसकी भी भाई, तो शिव की थी, है ना। ये प्रश्न आ जाता है कि नटराज मूर्ति का निर्माण किसके वंश में हुआ था, तो चोल वंश में हुआ था। इसका अगर 2 अगर नाम याद रखिएगा, राजा था जो बड़ी प्रतापी था, राज प्रथम,
राजा राज राज प्रथम, राज प्रथम। अच्छा राज है क्या है भाई? हाँ राज प्रथम है, राज प्रथम। ये जानते श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, श्रीलंका पर अधिकार, श्रीलंका पर अधिकार। अब अंतिम शासक लिख लीजिए इसका, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीया, राजेंद्र तृतीया। इस तरह से हम लोग पूरे चोल वंश को देख लिए, ठीक है ना। आप लोग एकदम अच्छा से एकदम नोट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ऐसे तो एक बार प्रश्न कितना बार आ जाएगा मत, आप मेरा वीडियो खाली देखते जाइए, एकदम सब याद हो जाएगा। बढ़िया से एक नोट बनाते जाइए और हम रेगुलर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। गुड नाइट, बाय।